हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो इन्फिनिटी। गाइस, आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, इस अकेले चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है। गाइस, 12 नंबर का। मान सकते हो कि सीबीएसई में अकेला इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियोस को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन 1 क्या है? नेम द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज कॉम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में ऐसा कौन सा पार्ट होता है या फिर कह लो कॉम्पोनेंट होता है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है? तो एज वी ऑल नो दैट नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जो कि डीएनए होता है। क्यों होता है ये नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज होता है। वाइल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जो कि हमारा हिस्टोन होता है। हिस्टोन इज अ पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन 2 क्या है? नेम द एंजाइम्स दैट ट्रांसक्रिप्ट एचआरएनए इन यूकारियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 2। गाइस, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने हर बार देखा है, आया ही आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है? गाइस, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी समझ लो, बहुत ईजी है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना है जो कि आपको आता ही होगा ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोन एंड इंट्रोन। एक्सोन क्या होता है और इंट्रोन क्या होता है? इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। एंड यहाँ पढ़ते क्या है? एक्सोन आर द सेगमेंट इन जीन विच कंटेन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, एक्सोन वो पार्ट होता है या फिर वो सेगमेंट होता है जिसमें कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। सीक्वेंस आर अल्टीमेटली ट्रांसलेट इनटू पॉलीपेप्टाइड। मतलब जो एक्सोन होता है प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, वेयर एज थर्स एक्सोन कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो एक्सोन जो होता है हमारा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रॉन की। इंट्रॉन आर द सेगमेंट इन जीन विच कंटेन नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कंटेन करता है। दिस डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एमआरएनए। बोलो तो एमआरएनए क्या होता है? मेच्योर आरएनए होता है एंड रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एचआरएनए। और इसको रिमूव कर दिया जाता है किसके प्रोसेस के दौरान? जब एचआरएनए हमारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज। नेम द एंजाइम्स दैट जॉइन द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो गाइज इसको तो हमेशा के लिए याद ही रख लेना। डीएनए लाइगेज क्या होता है? इसको ऑल्सो मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, क्या नाम से जाना जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू। डीएनए लाइगेज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और ये जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मान सकते हो। ये हर जगह आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 गाइज, राइट द 2 स्पेसिफिक कोडॉन दैट ट्रांसलेशन यूनिट ऑफ एमआरएनए इज फ्लैंक्ड बाय 1 ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैं बोला कि 2 स्पेसिफिक कोडॉन बनाने हैं, हमें बताने हैं कि जो कि ट्रांसलेट करता हो किसको? एमआरएनए को। ठीक है, अब किसी भी एमआरएनए को ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक इनिशिएशन चाहिए होगा और एक टर्मिनेशन चाहिए होगा, तभी तो बीच में स्ट्रक्चरल जीन बनेगा, है ना? ये तो बेसिक नॉलेज है। एंड तो इसके क्या हो सकते हैं? द 2 स्पेसिफिक कोडॉन कौन कौन से? इनिशिएशन हो जाएगा एयूजी, जो कि मिथिनियन भी कॉज करता है। ठीक है, या फिर आप बहुत लोगों से मिथिनाइन भी बोलते हैं, वो भी कॉज करता है। ठीक है, एंड टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है? जो कि कोडॉन बोलते हो स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑल्सो स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है गाइज। ठीक है, तो कौन कौन से स्टॉप कोडॉन? 3 ही है पूरे 64 कोडॉन में से, 3 ही स्टॉप कोडॉन। तो इसे बेसिकली बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी दे सकती हूँ गाइस। 3 बार यू 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 लिखना, और यू से क्या होगा? उल्लू। ठीक है, उल्लू आया गया और आया। ठीक है, उल्लू आया आया और गया। ठीक है गाइस, ये आपके तीनों स्टॉप कोडॉन बन के हो गए रेडी। देख लो, मैच कर लो, बिल्कुल एज इट इज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखा है। ठीक है, तो भूलना मत, ये ट्रिक बहुत ईजी है, तो इसे याद कर लेना ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पढ़ते हैं एक बारी। 6 क्या कहना चाह रहा है भाई हमसे, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट एंड द लिंकेज बिटवीन दैम फॉर्म डी ऑक्सीगोनासाइन। ठीक है, इनके बीच में कौन सा लिंकेज है? तो इसके बीच में कौन सा लिंकेज है? ये तो दिख ही रहा है हमें, साफ साफ दिख रहा है कि
डीऑक्सीगोनासाइन के बीच में है न्यूक्लियोसाइड। एक तो ये न्यूक्लियोसाइड है। अब मैं आपको इसको याद करने का भी एक ट्रिक देती हूँ कि गाइस एस और एस ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जो एक एस है और यहाँ पे एक एस है कि एस आया तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है गाइस, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, ठीक है। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलके बना होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस, ठीक है, कौन सा इसमें ग्वानाइन है, नाइट्रोजन बेस। पेंटोस शुगर कौन सा है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और इनके बीच का लिंकेज ही पूछा गया था हमसे, क्या है हमारा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है इनके बीच में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राइट द ड्यूअल पर्पस सर्व्ड बाय द डीऑक्सीराइबो बाय न्यूक्लियोसाइडेज ट्रिफोफॉस्फेट पॉलीमराइजेशन। तो इसके नाम पे मत जाना गाइस, इसके काम पे जाना है। इसका काम देखते हैं क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्रिफोफॉस्फेट, तो ये आपको याद रख लेना है, लाइक DATP, DCTP, DGDP, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। तो क्या क्या काम होते हैं इनके, पढ़ते हैं एक बार। दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, बोले तो एक यूनिट का काम करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट इज दैट न्यूक्लियोटाइड फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस, रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए भी बिहेव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है कि प्रोवाइड एनर्जी। अब ATP जहाँ आ जाता है वहाँ से हमें समझ आ जाता है कि वो ATP बोला है तो एनर्जी तो देगा ही देगा। तो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पोलिमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय क्लीवेज ऑफ हाई एनर्जी टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। कि क्लीवेज का मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पे क्लीवेज बोलो तो क्या होता है कि क्लीवेज का मतलब क्या होगा गाइज, ब्रेक करना, किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। तो क्लीवेज बोलो तो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए प्रोवाइड करता है हाई एनर्जी को, ठीक है। ये तो बहुत सही था। एंड क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन 8 क्या है, नेम द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमोटीन इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ तो हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे क्या होता है, यू क्रोमोटीन होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगी इन चैप्टर से जो भी रिलेटेड हो, ठीक है। बट मैं मोस्टली रिपीटेड PYQ ही लेके आई हूँ आज, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना गाइज प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत की है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 गाइज, गिव एन एग्जांपल ऑफ कोडॉन हैविंग डुअल पर्पस। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं बताया था, बट हालांकि इसका आंसर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। मैंने क्या बताया था कि जो AUG होता है हमारा, विच इज़ क्या होता है, ये इनिशिएशन कोडॉन भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है एक बारी। AUG कोडॉन हैज़ अ डुअल फंक्शन। AUG कोडॉन के पास क्या होता है, डुअल फंक्शन होता है। इट कोड ऑफ मिथियोनाइन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत लोग इसे मिथियोनिन पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो एक्ट एज अ इनिशिएशन कोडॉन फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइजेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एनकाउंटर mRNA, ठीक है। तो जो राइबोसोम होते हैं ना, उनके 2 सब यूनिट होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा वाला जो यूनिट होता है वो एनकाउंटर में करता है। तो जो आंसर क्या है इसका, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। जो छुटकू सा पार्ट होता है ना भाई राइबोसोम्स का, छोटा है पर मोटा है, तो स्मॉलर पार्ट क्या होता है उसका, एनकाउंटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 क्या है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब इसमें कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 3 नंबर के भी है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन कंपेयर टू RNA। इस क्वेश्चन के लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है, लाइक माइंड ब्लोइंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक ये तो आपको पता ही होना ही चाहिए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये तो आपको पता होगा ही होगा, आई एम गेटिंग डैम श्योर, ठीक है। नेक्स्ट तो आंसर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों होता है, क्यों जेनेटिक मटेरियल DNA को ही बोला गया, RNA को नहीं बोला गया। तो पहला पॉइंट पढ़ते एक बारी, DNA 2 स्ट्रैंडेड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइड। इसमें बेसिकली क्या बोला है कि DNA क्या होता है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, जो कि सेपरेट अगर हम कर दे एंड उसे बोल तो एप्रोप्रिएट या फिर प्रॉपर कंडीशन दिया जाए ना, तो वापस
डबल स्ट्रैंडेड और कम टुगेदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2' OH प्रेजेंटेड एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA इज रिएक्टिव ग्रुप। कि जो RNA में क्या होता है ना, 2' OH यह होता है कि खाली होता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, मेक RNA लाइबल एंड ईजिली बायोडिग्रेडेबल, जिसके कारण से जो RNA होता है वो बहुत ईजिली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है और हाई रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर 3 या फिर पॉइंट 3 कह लो आप लोग, कि प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, नॉट हाइमीन, इट्स थाइमीन, presence of thymine in DNA instead of uracil in RNA provides stability of DNA। तो जो DNA में थाइमिन प्रेजेंट होता है ना, वो उसको मोर स्टेबल बनाता है देन RNA से, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4, DNA इज लेस रिएक्टिव एंड म्यूटेट स्लोली। तो एक ये खासियत होती है गाइज। एंड RNA इज ऑल्सो नॉन टू बी कैटलिक, हैंस रिएक्टिव एंड म्यूटेट फास्ट। तो मतलब इस पॉइंट से क्या ताल्लुक है, मतलब क्यों बोला गया, लाइक ठीक है, अगर DNA लेस रिएक्टिव हो तो क्या उसमें क्या फ़ायदा है। तो इसमें इवोल्यूशन की बात आएगी गाइस, इवोल्यूशन में हेल्प होता है। अगर आप ही सोचो, बहुत ही जल्दी जल्दी अगर म्यूटेट होने लग गया तो कितनी जल्दी जल्दी इवोल्यूशन आ जाएगी, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हेल्प करता है, इसीलिए हमें DNA को प्रेफर किया गया, किस पे, ओवर RNA, ठीक है। ओवर RNA DNA को प्रेफर किया गया गाइस, ये प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिटरली बता रही हूँ, ये तो आना ही आना है आपके पेपर में, 100% बता रही हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में, मतलब फेवरेट तो नहीं बोलूँगी बट पूछ लिया जाता है, एंड ईजी है, एक बार आप बनाओगे तो सीख जाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम वेयर इट इज़ फाउंड इन सेल। कि उन्होंने बोला है कि एक लेबल डायग्राम बनाना है न्यूक्लियोसोम का, और ये कहाँ पाया जाता है सेल के अंदर, आपको ये बताना है। तो पहले मैं आपको एक बार डायग्राम समझा दूँ कि डायग्राम क्या है। ये छोटू सा बॉल दिख रहा है, इसके आसपास ये जो कॉइल हुआ दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये है DNA मॉलिक्यूल, और ये छोटू सा बॉल है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, और ये जो डंडी है ना, ये सब सपोर्टर के लिए काम कर रहा है, तो ये H1 हिस्टोन बोलते हैं, और इस पूरे होल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, एक बार ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में और भी पूछा गया था कि ये कहाँ पाया जाता है ना। तो नेगेटिव चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। इसी स्ट्रक्चर को जस्ट डिफाइन कर दिया है, मतलब बेसिकली 3 नंबर में पूछा है, तो सिर्फ आप स्ट्रक्चर बना के तो नहीं छोड़ सकते, तो इसी को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर देना, मिल जाएंगे नंबर। एंड न्यूक्लियोसोम आर फाउंड इन अ न्यूक्लियस सेल, किसके, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। दे कंस्टिट्यूएंट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन की रिपीटेड यूनिट को बोलते हैं, ठीक है। दे कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस क्रोमेटिन। नेक्स्ट हम जाने वाले हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक इस टाइप के क्वेश्चन पे अक्सर पूछ लिए जाते हैं क्या, ये ऑलमोस्ट आते हैं कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अ DNA सेगमेंट हैज टोटल ऑफ 2000 न्यूक्लियोटाइड्स आउट ऑफ विच 520 आर एडेनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स, हाउ मैनी प्यूरिन बेस दिस DNA सेगमेंट पॉजेस, ठीक है। एंड इसका बी पार्ट क्या है, ड्रॉ अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ DNA टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें टोटल कितने हैं, टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हमें कितने बोले हैं, 2000, ठीक है। एंड आउट ऑफ, टोटल में से आउट ऑफ कितने थे, एडेनाइन उन्होंने बोला था कितने थे 520, एडेनाइन कितने हैं 520। तो ये रूल गाइस आप याद कर लेना, ठीक है, विच इज़ एडेनाइन किसके इक्वल होता है, थाइमीन के, एंड गुआनाइन होता है साइटोसिनिन के, ठीक है। ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन से हेल्प से सॉल्व कर लिए, तो बेसिक मैथ है गाइस, बेसिक मैथ यहाँ पे यूज़ होगा, तो कोई डरने की कोई बात नहीं है, तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बी पार्ट पे मूव करते हैं। इसका बी पार्ट क्या कह रहा था, एक डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर पूछा गया है DNA का। ये रहा, ये देखिए स्ट्रक्चर। वैसे आप इस स्ट्रक्चर को स्किप भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि बेसिकली क्या क्या है इसमें। तो एक क्या है, ये क्या है हमारा
पेंटोस शुगर, जिसमें कितने 5 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, 5 कार्बन प्रेजेंट है। ये पेंटोस शुगर है और ये फॉस्फोरस है, और ये क्या है हमारा, ये सेकंड फॉस्फोरस है, बीच में क्या हमारा लगा है विच इज़ हाइड्रोजन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसमें ज्वाइन करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। और ये एडिनाइन एंड थाइमिन जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, थाइमिन एडिनाइन जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, एंड ग्वासिन एंड साइटोसिन इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक दो बारी प्रैक्टिस करना बन जाएंगे। वैसे आप इसके स्किप भी कर सकते हो, ऐसा चीज़ नहीं पूछा जाता, एक दो बारी पूछा गया था इसलिए मैं इसे ले आई, आता ही होगा वैसे आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? हाँ, एक और ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली थी कि मतलब इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए ना गाइस, इसे सेपरेटली किसी एक पेपर में लिख लेना, ताकि एट द एंड अगर आप भूल भी जाओ तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 14, हाउ डिड ग्रिफिथ प्रूव ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन जेनेटिक्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। इन्होंने बोला है कि जो ग्रिफिथ थे उन्होंने कैसे प्रूफ किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को, हमें बताना है विद प्रोसीजर, उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे। तो ये 5 नंबर में आया था, एंड ये है कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक बार आप अच्छे से तसल्ली से बैठ के पढ़ लेंगे ना इस एक्सपेरिमेंट को, तो मतलब बहुत ईजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो पढ़ते हैं। ग्रिफिथ परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरिया, उन्होंने एक बैक्टीरिया के साथ परफॉर्म किया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम नहीं, बैक्टीरिया है जो कि कॉज करता है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ही ग्रू बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, उन्होंने क्या किया कि कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया को ग्रो किया। सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी पॉलीसेक्राइड कोट, जो कि व्यूरुलेंट थी और जो कि निमोनिया को कॉज कर रही थी, और वही दूसरी तरफ कुछ जो प्रोड्यूस कर रही थी रफ कॉलोनी। रफ कॉलोनी बोले तो मतलब कुछ जो थी लाइक ये थी, मान लो 2 थी, ठीक है, एक पे कोटिंग थी और दूसरे पे कोटिंग नहीं थी, तो जो ये वाली थी वो व्यूरुलेंट थी और ये वाली व्यूरुलेंट नहीं थी। इसको एस स्ट्रेन के नाम से बोला गया और इसे आर स्ट्रेन के नाम से बोला गया, ठीक है। 2 अलग अलग स्ट्रेन बन गए। अब देखते हैं क्या क्या होता है। स्ट्रेन 2 अलग अलग बन गए, ठीक है, मैंने आपको बता दी। जो एस स्ट्रेन थी वो व्यूरुलेंट थी और जो आर स्ट्रेन था वो नॉन व्यूरुलेंट था, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि एस स्ट्रेन को जब उन्होंने इंजेक्ट किया एक माइस के अंदर में, कुछ भी हो माइस को ही लिया जाता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि माइस को ही क्यों लिया जाता है हमेशा एक्सपेरिमेंट में? अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी आपके रिप्लाई का। एंड तो एस स्ट्रेन को वो इंजेक्ट किया माइस में, तो क्या हुआ, माइस डाई हो गया, ठीक है। ये तो होना ही था क्योंकि जो एस स्ट्रेन था वो व्यूरुलेंट था। अब आर स्ट्रेन को डाला तो इंजेक्टेड इनटू द माइस, तो माइस लाइव, ठीक है। ये तो पता ही था कि ये रिजल्ट दोनों उन्हें पता था कि ये आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब उन्होंने फर्दर देखा, इसके आगे का शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, बट मैं आपको अभी यहीं पर लिख के बता देती हूँ कि इसके आगे क्या क्या हुआ था जब इन्होंने सॉरी गाइस, इसके आगे का लिखना भूल गई, बट मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। इनके आगे का स्टेप क्या क्या होता है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल किया था, ठीक है, हीट किल्ड, समझ जाना, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। हीट किल किया तो उन्होंने देखा कि जो माइस था वो लाइव था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एस स्ट्रेन को हीट किल करके और आर स्ट्रेन को मिक्स करके डालता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन के साथ साथ एस स्ट्रेन को हीट किल किया, ठीक है, समझ जाना, एच और के हीट किल्ड। तो उन्होंने देखा क्या, जो माइस क्या था, डाई हो गया, तो वो तो अलग ही हो गए। मतलब उन्होंने बोला अरे ये क्या है, ये तो एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होने लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि आर स्ट्रेन से भी कुछ नहीं होने वाला और एस स्ट्रेन से भी कुछ नहीं होने वाला, बट फिर ये क्या था, चूहा मरा कैसे, तो वो सोच ही नहीं पाए इस चीज़ को, ठीक है। तो उन्होंने क्या रिजल्ट दिया, यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ थी जो एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्म होकर आर स्ट्रेन में गई, ठीक है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ने क्या किया, अपने आसपास कोटिंग की और वो क्या हो गया, व्यूरुलेंट हो गया, ठीक है, वो व्यूरुलेंट हो गया और उसने निमोनिया कोस किया, जिसके कारण से निमोनिया कोस किया, जिसकी वजह से जो माउस था, ठीक है, माउस कह लो या माइस कह लो, वो क्या हो गया, डाई हो गया, ठीक है। यहीं पे प्रूफ किया उन्होंने कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंट बिटवीन यूक्रोमेटिक एंड हेट्रोक्रोमेटिन।
हाउ डिड मैकलॉड, मैककार्टी एंड एवरी प्रूव दैट डीएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सप्लेन। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो पहला पॉइंट, दिस आर द रीजन वेयर क्रोमेटिन लूजली पैक्ड, यहाँ पे लूजली पैक्ड होते हैं, बट हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, दिस आर द रीजन वेयर द क्रोमेटिन आर डेंसली पैक्ड। सेकेंड पॉइंट क्या, इट स्ट्रेंथ लाइट होते हैं, ठीक है, एंड ये यहाँ पे क्या होता है, डार्कर होगा। इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या आता है कि दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए। उन्होंने क्या किया कि बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए को प्योरीफाई कर लिया, किससे, फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन टू सी विच कोड ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन। वो देखना चाहते थे कि कौन सी चीज़ थी जो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप उन्होंने किया था, डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड आरएनए यूजिंग प्रोटीनेज एंड आरएनएज। तो उन्होंने देखा कि डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने देखा जब उन्होंने प्रोटीनेज और आरएनएज डाला तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तो उन्हें लगा कि शायद मुझे एक बार डीएनएज डालना चाहिए। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए, जब उन्होंने डाइजेशन ऑफ डीएनए किया, डीएनए के डाइजेशन के लिए जब उन्होंने डीएनएज डाला तो डिड नॉट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने यहाँ पे पाया कि जब उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहीं पे उन्होंने प्रूफ किया दैट डीएनए ही था जो एक जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा था, और उसी के रीज़न से एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ निकलकर आर स्ट्रेन तक गया, और जिसके कारण से आर स्ट्रेन विरुलेंट, और उसने अपने आसपास एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बनाई, जिसके कारण से उसे निमोनिया कॉज किया और माइस मर गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ डिड द एल्फ्रेड हर्शीज एंड मार्था चेज कंक्लूसिव एस्टैब्लिश द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सप्लेन। ठीक है, तो जो ये 3 मैंने आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर पढ़ लेना। पक्का कह रही हूँ 100% आएगा ही आएगा। इन तीनों में से एक 3 नंबर का तो पक्का है आपके पेपर में आना है। तो पढ़ लेते एक बार क्या है। हर्शी एंड चेज वर्क ऑन द बैक्टीरियोफेज। वो बैक्टीरियोफेज पे काम करते हैं। एंड बैक्टीरियोफेज होता क्या है, जो ऐसा वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ड्यूरिंग द इन्फेक्शन बैक्टीरियोफेज इंसर्ट जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियल केमिकल। ठीक है कि इन्फेक्शन के थ्रू क्या गया, तो बैक्टीरियोफेज को इंसर्ट किया गया था जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वायरल जेनेटिक मटेरियल बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम एंड मैन्युफैक्चर मोर वायरस। ठीक है, अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि सम वायरसेस ग्रू ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32। ठीक है, कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए नॉट प्रोटीन। नेक्स्ट में क्या लिया था, सम वायरसेस ग्रू ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर S35 कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नॉट डीएनए। इसके आगे के स्टेप्स देखते हैं क्या क्या थे। तो 3 बेसिक से इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं इसके। कौन कौन से, पहला इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन। ये 3 स्टेप आप सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, बाकी हम पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेप में क्या क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव फेज इज अलाउड टू अटैच इकोली। ठीक है, इकोली यहाँ पे क्या हमारा होस्ट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव को अटैच कर देता है इकोली में। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या होता है, अटैच हो जाता है किसमें, इकोली में। इकोली हमारा एक होस्ट का काम करता है। ठीक है, इन्फेक्शन, वायरल कोटिंग आर रिमूव फ्रॉम बैक्टीरिया एजिटेटिंग दैम इन अ ब्लेंडर। जब हम एजिटेटिंग मतलब उसे ब्लेंड करते हैं ना, तो जो वायरल कोटिंग होती है ना उसके ऊपर की, वो रिमूव्ड हो जाती है। ठीक है, कि अब आप देखो एक मिक्सर ग्राइंडर है, उस पर आप कोई भी चीज़ रोल 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 घुमाओगे तो जो उसकी ब्लेड होगी उसे तो कट ही जाएगा, तो रिमूव्ड हो जाती है बाहर की जो कोटिंग होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वायरस पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया सेंट्रीफ्यूगेटर। जब सेंट्रीफ्यूगेट किया तो जो वायरस पार्टिकल था वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए से थी ना, वो रेडियो एक्टिव थी। और वही दूसरी तरफ बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं बनी। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया दैट डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये सबसे जैसे बोलते हैं ना अनइक्विवोकल प्रूफ, जिसे बोलते हैं प्रूफ। इस प्रूफ के बाद सबको यकीन हो गया था कि हाँ डीएनए ही क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। बोले तो जीएम जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड
चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, इतने तो कंजूस मत बनो यार। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी, बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।